एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर्स के फंक्शन को पढ़ लेने के बाद अब आ जाते हैं हम इनकी इफेक्टर ऑर्गन के ऊपर लोकेशन की तरफ। तो एक चीज़ हमने इन रिसेप्टर की एक्शन या लोकेशन को पढ़ते हुए जहन में रखनी है कि हम पढ़ रहे हैं एड्रीनर्जिक नर्वस सिस्टम, फाइट एंड फ्लाइट मोड। मेन रिक्वायरमेंट है हमारी फाइट एंड फ्लाइट। तो इसी हिसाब से हम अपनी जो रिसेप्टर्स हैं इनकी लोकेशन और एक्शन को फैसिलिटेटिव और इन्फ्लुएंस स्टडी की तरफ लेके जाएंगे, फाइट एंड फ्लाइट मोड को टाइटल देते हुए जहन में रखते हुए। तो जब हमारी एमरजेंसी सिचुएशन होती है, इफेक्टर ऑर्गन की तरफ आ रहे हैं, सबसे पहला इफेक्टर ऑर्गन आ जाते हैं पाइलो इरेक्टर मसल की तरफ। ये एक मसल होता है जो हमारे गूस बम्प्स क्रिएट करता है। जब ये कंट्रैक्ट करे तो गूस बम्प्स क्रिएट होते हैं। ये बाल की जड़ों में पाया जाता है। तो मोस्टली हमने देखा होगा जिस बंदे की फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन होती है, या गुस्से की हालत में होता है, टेंशन की हालत में होता है, या ओवरऑल जो है उसे ठंड लग रही होती है, तो क्या होते हैं, गूस बम्प्स खड़े हो जाते हैं। तो एज आई सेड, नॉर्मल फिजियोलॉजी में क्या होता है कि पाइलो इरेक्टर मसल कंट्रैक्ट करता है तभी ये गूस बम्प्स खड़े होते हैं। तो इट मीन्स हमें पाइलो इरेक्टर मसल्स को सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर गूस बम्प्स बनाने के लिए क्या कराने की ज़रूरत है, स्टिमुलेट या कंट्रैक्ट कराने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर कौन से रिसेप्टर होने चाहिए, स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी? तो हमारा आंसर होगा स्टिमुलेटरी, क्योंकि ये मसल स्टिमुलेट होगा तभी कंट्रैक्शन करेगा, तभी फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर गूस बम्प्स क्रिएट होंगे। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमारे जिस्म के अंदर तमाम के तमाम ऑर्गन के ऊपर जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर होता है वो अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर होता है। तो हमारे गूस बम्प्स के में जो क्रिएट कराने वाला जो पाइलो इरेक्टर मसल है उसके ऊपर जो रिसेप्टर लोकेटेड होता है उसको अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर कहते हैं। ये स्टिमुलेट होगा, पाइलो इरेक्टर मसल कंट्रैक्ट करेगा और गूस बम्प खड़े हो जाएंगे। दूसरा इफेक्टर ऑर्गन हमारे पास जो होता है वो होती हैं हमारी आंखें, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या एड्रेनर्जिक सिस्टम में। तो एक बंदा दोबारा उसी टाइटल की तरफ आ जाए कि हमारी रिक्वायरमेंट है फाइट एंड फ्लाइट, एमरजेंसी की हालत के अंदर है। लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा है जो एमरजेंसी की सिचुएशन में है, उसके पीछे लाइक कोई जो है ना कोई डेंजर है, कोई फॉर एग्जांपल कोई कुत्ता उसके पीछे पड़ा है। तो उस डेंजर से अवे भागने के लिए अब उसको क्या है कि उसने आंखें खोल के प्रॉपरली दूर तक भागना है ताकि उस रिस्क से निकल जाए। एक फाइट एंड फ्लाइट कंडीशन है जिस्म के अंदर, तो आंखों को प्रॉपरली खोलने की, प्यूपल्स को डायलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारी जो आइज़ होती हैं, आइज़ के अंदर एक मसल होता है जिसको कहते हैं प्यूपल डायलेटर मसल। अगर ये कंट्रैक्ट करे तो प्यूपल्स डायलेट कर जाती हैं। और दूसरा मसल जो होता है उसको कहा जाता है सीलरी मसल। अगर ये कंट्रैक्ट करे, ये स्टिमुलेट हो, तो हमारी जो नज़र है नियर विजन हम उसके थ्रू कर सकते हैं, शॉर्ट विजन कर सकते हैं। लेकिन लॉन्ग विजन अगर हमने दूर तक कोई चीज़ देखनी हो तो फिर सीलरी मसल को रिलैक्स करना पड़ता है, इसको इनहिबिट करना पड़ता है, इसकी कंट्रैक्शन को। तो इन दिस रिगार्ड हमारी नीड है फाइट एंड फ्लाइट। तो जो प्यूपल डायलेटर मसल होगा, प्यूपल डायलेटर मसल्स के ऊपर क्या होंगे, एक्साइटेटरी रिसेप्टर पाए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ अल्फा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और जो सीलरी मसल होता है, सीलरी मसल को अब हमने खामोश कराना है, हमारी रिक्वायरमेंट दूर तक देखना है, फार विजन हमारी नीड है, हमारी नियर विजन नीड नहीं है। तो इस नीड को अपोज करने वाला जो सीलरी मसल है उसकी कंट्रैक्शन को इनहिबिट कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं इन फॉर्म ऑफ बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तीसरी हमारी जो इफेक्टर ऑर्गन होती है उसमें हम बात कर लेते हैं हमारे लंग्स की। तो अब देखें, एक बंदा जो एमरजेंसी की सिचुएशन में है, उसके पीछे कोई डेंजर है, तो या वो भाग रहा है, फाइट एंड फ्लाइट है, तो ओवरऑल क्या होता है कि हमारा रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम तेज़ तेज़ सांस लेके, जो बंदा दौड़ रहा है या जो एमरजेंसी में है, हमारा तेज़ जो रेस्पिरेशन है हमें उस एमरजेंसी को टैकल करने में हेल्प कर सके। तो अब हमको पता है नॉर्मल एनाटमी का कि हमारे लंग्स के ऊपर, ब्रोंक्यूल्स के ऊपर स्मूथ मसल्स की लेयर चढ़ी होती है।
तो अगर स्मूथ मसल, ये नॉर्मली क्या होता है, जब ये स्मूथ मसल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, एयरवेज नैरो हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी सांस क्या होती है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है, पैसेज हमारा कम हो जाता है, एयर फ्लो कम हो जाता है। और इसके अलावा जब ये मसल रिलैक्स करता है तो क्या हो जाती है, वेजो आप लोगों की वहाँ पे ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। तो अब हमारी नीड है फाइट एंड फ्लाइट एमरजेंसी, हमने क्या करना है कि तेज़ी से रेस्पिरेट करना है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन फाइट एंड फ्लाइट में बढ़ जाता है। तो इन मसल्स को अब हमने क्या कराना है, इनकी कंट्रैक्शन को इनहिबिट कराने की ज़रूरत है ताकि ये रिलैक्स रहें और हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनका ल्यूमेन और जो उनका एयरवे पैसेज है वो खुला रहे। तो इसके ऊपर हमारे इनहिबिटरी रिसेप्टर होंगे ऑन दी स्मूथ मसल्स ऑफ लंग्स। वो कौन से होते हैं, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ब्लड वेसल्स की बात करें तो हमारे जो लंग्स के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं, अब हम एक कॉमन सेंस है, भागते बंदे के या लड़ते बंदे के खून की ज़्यादा रिक्वायरमेंट स्केलेटल मसल या टांगों की तरफ होती है। तो अब लंग्स को हमें इतना खून देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप लोगों की लंग्स के अंदर जो वेसल्स होती हैं उनको हमने कंस्ट्रिक्ट करवाना है ताकि खून की सप्लाई को वहाँ पे कम से कम करके खून की ज़्यादा सप्लाई हमारे स्केलेटल मसल की तरफ भेजी जा सके। तो इट मीन्स वहाँ पे हमने क्या कराना है, वहाँ के मसल्स को, वहाँ की वेसल्स के मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्शन करानी है, स्टिमुलेट करना है उन मसल्स को। तो वहाँ पे कौन सा रिसेप्टर होना चाहिए, वहाँ पे स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होना चाहिए। तो हमारे लंग्स की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके ऊपर अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसी तरह लंग्स के अंदर मास्ट सेल्स होते हैं। मास्ट सेल्स जब स्टिमुलेट होते हैं तो मास्ट सेल्स हमको पता है कि ये ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वगैरह और इस तरह के जो है ना हमारे मीडिएटर्स रिलीज़ किया करते हैं। तो इन फाइट एंड फ्लाइट मोड हमें मीडिएटर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो इनके ऊपर भी क्या होने चाहिए, इनहिबिटरी रिसेप्टर होने चाहिए। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड जब हमारी ऑन होगी ताकि इनको इनहिबिट किया जा सके, तो मास्ट सेल्स के ऊपर भी बीटा 2 एड्रीनर्जिक या इनहिबिटरी रिसेप्टर पाए जाते हैं। चौथा जो हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन होता है दैट इज़ दी हार्ट। हमारा जो हार्ट है, हार्ट के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जो हार्ट एक्सेप्शन है, हार्ट के ऊपर जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर होते हैं वो अल्फा 1 नहीं बल्कि बीटा 1 एक्साइटेटरी रिसेप्टर होते हैं। तो हमारा जितने भी हार्ट के अंदर कंट्रैक्शन होती है या जो हार्ट रेट होता है वो एक्चुअली हमारे एसए नोड और एवी नोड्स के अंदर जनरेटिंग इलेक्ट्रिक पल्सेस की वजह इम्पल्सेस की वजह से हो रहा होता है। तो हमारे चाहे एसए नोड है, एवी नोड है, परकिंजियस फाइबर हैं या हमारे जो मायोकार्डियम है, हार्ट के जो मसल्स हैं, इन तमाम के ऊपर कौन से रिसेप्टर पाए जाते हैं, एक्साइटेटरी बट एक्सेप्शनल बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। तो हर पॉइंट के ऊपर, एसए नोड के ऊपर, एवी नोड के ऊपर, परकिंजियस फाइबर के ऊपर और हमारी मायोकार्डियम के ऊपर इन रिसेप्टर का अपना अपना एक स्पेसिफिक इफेक्ट है। एसए नोड के ऊपर हमारे जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है या बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हैं उनका पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। इट मीन्स हमारे जो ऐसे नोड के जब बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक्साइट होंगे तो ये क्या करा देंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे। दैट इज़ कॉल्ड दी पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। इसी तरह एवी नोड जो होता है उसके ऊपर भी एक्साइटेटरी बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। तो जब एवी नोड के ऊपर बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एक्साइट होंगे तो वहाँ पे हमको पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इट मीन्स वहाँ पे क्या होती है, स्पीड ऑफ कंडक्शन तेज़ हो जाती है। तीसरा जो पॉइंट होता है हमारे हार्ट में, परकिंजियस फाइबर। तो परकिंजियस फाइबर के ऊपर भी बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। तो जब हमारी बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर एट द लेवल ऑफ परकिंजियस फाइबर एक्साइट होंगे तो हमको पॉजिटिव बैथमोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इट मीन्स क्या कि आप लोगों के जो मसल्स होते हैं हार्ट के, उनकी स्टिमुलेशन जो होती है वो हाई हो जाती है, स्टिमुलेशन मसल्स की बढ़ जाती है।
चौथा जो हमारा पॉइंट होता है हार्ट के अंदर, दैट इज कॉल्ड दी हार्ट के मसल्स हैं। हार्ट के मसल्स के ऊपर भी बीटा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होते हैं। तो जब ये एक्साइट होते हैं तो वहाँ पे हमको पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट देखने को मिलता है। इट मीन्स कि हमारे जो मसल्स की फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज कर जाती है। पांचवा हमारे पास इफेक्टर ऑर्गन जो होती है दैट इज कॉल्ड आवर जीआईटी या डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये देखें, एक बंदा जो इमरजेंसी सिचुएशन में है, जो उसको जान बचाने के लाले पड़े हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में है, इट मीन्स अब उसकी ये जो डाइजेशन है ये बेसिक नीड नहीं रही। अब भी टांगों को, हाथों को, पैरों को, स्केलेटल मसल को ज़्यादा खून दे के अपनी जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, या उस एमरजेंसी को कूप करना, उस सीड ऑफ इमोशन को कूप करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डाइजेशन ओवरऑल हमारी क्या होती है, फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर डिक्रीज हो जाती है। तो अब डाइजेशन की नॉर्मल एनाटॉमी फिजियो को समझना होगा। जब हमारे इंटेस्टाइन के मसल्स, जो स्मूथ मसल्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके ल्यूमन के अंदर जो फूड होती है वो प्रोपेल होती है, और इसी सर्कुलर मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो हमारी फूड मिक्स होती है, और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कंट्रैक्ट करते हैं तो फूड प्रोपेल होती है। ओवरऑल डाइजेशन का प्रोसेस बढ़ता है, आगे कंटिन्यू होता है। तो फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर एज ए सेड डाइजेशन कम हो जाएगी, तो स्मूथ मसल्स की कंट्रैक्ट को हमने कंट्रैक्शन नहीं देनी, उनको रिलैक्स रखना है। तो उनके ऊपर हमारे इनहिबिटरी रिसेप्टर पाए जाएंगे इन फॉर्म ऑफ बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। इसी तरह हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो भी जब स्टिमुलेट होते हैं तो अपनी सेक्रीशंस को डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर कर देते हैं। तो उनके ऊपर भी क्या होगा, इनहिबिटरी रिसेप्टर होगा इन फॉर्म ऑफ बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। इसके बाद अगर बात करें हम पैंक्रियाज की, तो पैंक्रियाज के ऊपर भी हमारे क्या होता है, पैंक्रियाज के ऊपर भी हमारे जो होते हैं इनहिबिटरी रिसेप्टर पाए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ओवरऑल हमारी जो डाइजेशन है वो कम हो जाती है। लेकिन पैंक्रियाज के अंदर एक एक्सेप्शन याद रखिएगा कि जो हमारे जो बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियाज हैं उनके ऊपर हमारा अल्फा 2 रिसेप्टर होता है इनहिबिटरी, बाकी पैंक्रियाज के ऊपर हमारे बीटा 2 एड्रीनर्जिक इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं। उसके बाद आ जाए हम ब्लैडर की तरफ। जो हमारा ब्लैडर होता है इन सीन ऑफ फाइट एंड फ्लाइट मोड, नॉर्मली क्या होता है कि हमें प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन को स्टॉप करना पड़ता है। तो जो नॉर्मल हमारी यूरिनेशन होती है, हमारे ब्लैडर के ऊपर एक मसल होता है जिसको कहा जाता है डिट्रूसर मसल। तो जब डिट्रूसर मसल कंट्रैक्ट करता है तो हमारा ब्लैडर स्क्वीज होके प्रेशर क्रिएट करता है और प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन क्या होता है, इनिशिएट होता है या स्टार्ट होता है। इसी तरह जो दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है इन प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन, वो इंटरनल स्फिंक्टर होते हैं ब्लैडर के। तो ब्लैडर जब रिलैक्स करता है तो वो क्या होता है, हमारा स्फिंक्टर खुल जाने की वजह से यूरिनेशन स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मली ऐसा होता है, लेकिन इन फाइट एंड फ्लाइट मोड हमारी नीड क्या है कि यूरिनेशन को स्टॉप किया जाए। इन दैट सेंस अब हमने डिट्रोसर मसल को रिलैक्स करना है, इसके अंदर कंट्रैक्शन जनरेट नहीं करनी। तो इसके ऊपर हमारे पास इनहिबिटरी रिसेप्टर होंगे जो रिलैक्स रखेंगे इसको। तो जो इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है वो कौन सा होता है, बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर है वो हमारे डिट्रूसर मसल के ऊपर पाया जाएगा, जिसकी वजह से ये मसल रिलैक्स रहेगा। इंटरनल स्फिंक्टर की तरफ आ जाए। इंटरनल स्फिंक्टर जब कंट्रैक्ट करता है तो यूरिनेशन नहीं होती। जब इंटरनल स्फिंक्टर रिलैक्स होता है तो प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, हमने जो इंटरनल स्फिंक्टर है उसको कंट्रैक्ट कराना है ताकि यूरिनेशन यूरिन नीचे यूरेथ्रा में ना जाए। तो इसके ऊपर स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होगा, वो कौन सा होता है, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। यूट्रस की अगर बात करें तो यूट्रस जो होती है हमारे एड्रीनर्जिक सिस्टम के अंदर, इसके ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाते हैं वो नॉर्मली कौन से होते हैं, वो नॉर्मली हमारे पास स्टिमुलेटरी रिसेप्टर होते हैं जो यूट्रस के अंदर कंट्रैक्शन कराते रहते हैं, जो कि हमारे अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर हुआ करते हैं इन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस। क्योंकि जब नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस जो होती है तो उसके अंदर जब प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, स्पर्म जब यूट्रस में पहुंचते हैं तो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती है फैलोपियन ट्यूब के लेवल के ऊपर। तो ये स्पर्म उस फैलोपियन ट्यूब तक
दो वजह से पहुँचते हैं, एक अपनी टेल की वजह से, दूसरा इस यूट्रस की कंट्रैक्शन की वजह से, जो इन स्पर्म को असिस्ट करती है और फैलोपियन ट्यूब तक लेके जाती है। तो आप लोगों की जब यूट्रस कंट्रैक्ट करेगी तो उस फीमेल की फर्टिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो हमारी जो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस होगी उसके अंदर जो आप लोगों की मस्कुलर लेयर है ओवरी की, तो उसके ऊपर जो रिसेप्टर पाए जाएंगे वो स्टिमुलेटरी होते हैं, अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो उसके बाद एम्ब्रियो जो होता है वो इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम के ऊपर। तो अब क्या होता है, अब वहाँ पे कंट्रैक्शन नहीं बल्कि यूट्रस को रिलैक्स रखने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर आप यूट्रस कंट्रैक्ट करें तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर जो रिसेप्टर ट्रांजिशन फार्म के अंदर आ जाएंगे वो इनहिबिटरी होंगे। पहले स्टिमुलेटरी होते हैं इन फॉर्म ऑफ अल्फा 1 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, बाद में जब प्रेगनेंसी होती है तो इनकी ट्रांजिशन हो जाती है टूवर्ड इनहिबिटरी रिसेप्टर और बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। स्केलेटल मसल की बात करें तो फाइट एंड फ्लाइट मोड के अंदर हमने देखा है कि स्केलेटल मसल्स जो है ना, स्केलेटल मसल्स के थ्रू ही हम जो है ना अपनी ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। इनको खून की ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई चाहिए होती है, तो नॉर्मली इनके ऊपर वेजोडाइलेशन की जाती है ताकि खून सुकून से इनकी तरफ जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा खून दिया जा सके और एमरजेंसी को निपटा जा सके। तो इट मीन्स वेजोडाइलेशन कराने के लिए जो स्केलेटल मसल्स की जो ब्लड वेसल्स होंगी उनके मसल्स के ऊपर इनहिबिटरी रिसेप्टर होगा ताकि मसल रिलैक्स रहे, ल्यूमन खुली रहे, ब्लड वेसल आप लोगों की नैरो ना हो, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ना हो। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगी तो खून कम हो जाएगा, जो कि हमारी वो नीड नहीं है। हमारी नीड खून की ज़्यादा हमें चाहिए वहाँ पे मिकदार, तो वहाँ पे हमारी वेजोडाइलेशन रिक्वायरमेंट है। तो इन मसल्स को रिलैक्स रखने की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे इनहिबिटरी रिसेप्टर होता है जिनको हम बीटा 2 एड्रीनर्जिक रिसेप्टर कहा करते हैं।